Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. This is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, today's topic is A Clean Well Lighted Place by Ernest Hemingway. तो करंट की बुक में आप देखें तो तकरीबन ऑलमोस्ट जो 18 पेजेस हैं वो अर्नेस्ट हेमिंगवे की बियोग्राफ़ी पर ही लिखे गए हैं, यानी तकरीबन 18 पेजेस जो आपके लिए आप पढ़ तो लोगे, लेकिन इसको पढ़ने के बाद फिर आप में इतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी कि आप पूरे ध्यान से अपनी शॉर्ट स्टोरी को पढ़ सको। ठीक है। तो मैं आपको निचोड़ कुछ जो है उसका बता देती हूँ, कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा देती हूँ, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए जो कि उसका निचोड़ है। ठीक है, आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स के बाद फिर हम लोग इंट्रोडक्शन और आगे देख लेते हैं कैरेक्टर लिस्ट। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं समरीज़ की आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। वैसे मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहो तो मेरी शॉर्ट स्टोरीज़ की प्लेलिस्ट में जाकर उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और चलिए मैं आपको अर्नेस्ट हेमिंगवे के कुछ पॉइंट्स लिखवा दूँ। अर्नेस्ट हेमिंगवे अनदर लोस्ट जनरेशन राइटर, और नॉवलिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और स्पोर्ट्समैन भी थे। ठीक है, इसके बाद उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी, आइसबर्ग थ्योरी कहा जाता है उसको, थ्योरी ऑफ अमेज़न भी कहा जाता है। क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट भी थे तो इसीलिए आपको पता है, मैं आपको इसके लिए आपके लिए आसान कर देती हूँ कि थ्योरी है क्या। जिस तरह सुर्खियों में हेडलाइंस में आपको बताया जाता है मोटा मोटा, यानी कि आपको पता लग जाता है कि जो राइटर है वो कहना क्या चाह रहा है, तो वो कहता है डेप्थ में जाने से ज़रूरी है कि कुछ इस तरह की थ्योरी, कुछ इस तरह के अल्फाज और कुछ इस तरह के टाइटल यूज़ किए जाएँ जिससे आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, और यानी आपके जो अल्फाज हैं वो ख़ुद बोलें कि ये जो राइटर है वो कहना क्या चाह रहा है, ये जर्नलिस्ट, क्योंकि हमें पता है ना पूरी जो ख़बर है उसको इस तरह हेडलाइन में पेश किया जाता है कि हमें समझ आ जाती है कि यह ख़बर है किसके बारे में। तो असल में ये जो आइसबर्ग थ्योरी थी ये उन्होंने यानी एज अ जर्नलिस्ट जो है इसको क्वाइन किया था, और फिर उसको जाना जाने लगा, लिटरेचर में भी उसको इस पर बड़ा फेमस हुआ उनको, ये उनका ये क्वाइन किया हुआ जो वर्क, यानी ये जो थ्योरी थी। तो इसके अलावा जो है उन्होंने पुलित्ज़र अवार्ड भी जो था उनको मिला, नोबेल प्राइज़ भी मिला, और इनकी जो ये आइसबर्ग थ्योरी थी इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा 20th सेंचुरी पे। ठीक है, 20th सेंचुरी पे इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा और लोगों ने इसको बड़ा एडमायर किया। और गाइस ये जो 18 साल की उम्र में, तकरीबन 19 साल के ये होने ही वाले थे कि इनको ऑस्ट्रियन आर्टिलरी में, यानी इनकी जो था इनको थोड़ा सा इनका एक्सीडेंट टाइप हो गया, यानी उससे ये हिट हुए जिसकी वजह से इनको नुकसान पहुंचा। फिर इन्होंने अपने एज अ एम्बुलेंस ड्राइवर भी काम किया हुआ है वर्ल्ड वॉर 1 में, तो खैर इन्होंने बाद में उसको छोड़ दिया था। और 4 दफ़ा इनकी शादी हुई, ही मैरिड 4 टाइम्स। ओके, और सुसाइड की इन्होंने लास्ट, क्योंकि ये मैंने आपको कहा था ना कि हमारी शॉर्ट स्टोरी में हमें बहुत से लिंक मिलेंगे ऐसे जो हमारे राइटर की बियोग्राफी से ताल्लुक़ रखते होंगे। तो आपने देखा है कि क्लीन वेल लाइटेड प्लेस में जो ओल्ड मैन है वो भी सुसाइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें हमें थीम दिखाई गई है लॉनलीनेस की और लॉस की, सैडनेस, और ये सारी चीज़ें जो इसमें क्रिएट हुई हैं। इसी तरह अगर देखें तो हेमिंगवे ने भी सुसाइड की थी। उनके जो थीम्स हैं, जो प्रोमिनेंट थीम्स उनके हैं गाइस, उसमें आ जाता है, लेट मी चेक जस्ट अ मिनट गाइस, थीम्स में आ जाता है लव, वॉर, वाइल्डनेस, और फिर लॉस आ जाता है, फिर एंग्जाइटी आ जाती है। ठीक है, ये जो थीम्स हैं ये प्रोमिनेंट थी अमेरिकन लिटरेचर में, जो कि हेमिंगवे के वर्क में इजीली जो हैं वो क्लियरली देखी जा सकती हैं। और इसके साथ साथ आपको ये बताती चलूँ इनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्क्स हैं वो हैं द सन ऑल्सो राइजेस, फिर अ फेयरवेल ऑफ आर्म, और फॉर हुम द बेल टोल्स, और एन ऑल मैन एंड द सी। ठीक है, और ऑल मैन एंड द सी जो है वो यानी बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है इनका। और फॉर हुम द बेल टोल्स इसमें जो इसकी 5 लाख कॉपीज़ सेल हुई थी गाइस, बहुत ज़्यादा फेमस इनका ये है। और जो इनकी लाइफ जो है वो बड़ी यानी मिस्टीरियस सी रही है।
कभी स्पोर्ट्समैन भी रह चुके हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एक अच्छे इंसान हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा काम किया जिसे सराहा गया अमेरिकन लिटरेचर में, और इनको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट लिटरेरी स्टार इन यूएसए, ठीक है। और ये भी कहा जाता है ही वॉज अ मैन्स मैन, और ही वॉज अ सर्वाइवल ऑफ एयरप्लेन एक्सीडेंट, ठीक है। वहाँ से इन्होंने सर्वाइव किया था, लेकिन बाद में पता नहीं क्या, यानी वही जो इंसान के अंदर एंग्जाइटी और टेंशन्स और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि जो मजबूर कर देते हैं एक इंसान को। 1961 में उन्होंने सुसाइड की थी, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और एक और जो है मैन विदाउट वुमेन, ठीक है, 19, ये क्योंकि हमारी जो शॉर्ट स्टोरी है इससे बहुत ज़्यादा एसिमिलेट करता था टॉपिक, इसलिए मैंने इसे भी ऐड किया है। आप इसको ज़रूर लिखिए। मैन विदाउट वुमेन जो था इन्होंने 1927 में लिखा था, और ये है सेकंड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ इन्होंने जो लिखी थी। सेकंड शॉर्ट यानी सेकंड कलेक्शन थी शॉर्ट स्टोरीज़ की, जिसके अंदर तकरीबन 14 ऑलमोस्ट शॉर्ट स्टोरीज़ थी। और जो सब्जेक्ट था इसमें, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टोरीज़ इन दिस कलेक्शन इंक्लूड्स बुल फाइटिंग और प्राइज फाइटिंग, इनफिडेलिटी, डिवोर्स एंड डेथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसी तरह इन्हीं चीज़ों का जो ताल्लुक़ है ना, इसमें से डेथ का और इनफिडेलिटी का, फाइटिंग का और लॉस का और ये जो है एंग्जाइटी का, ये हमें अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस में भी मिलेगा थ्रू एन ओल्ड मैन विच इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, ठीक है गाइस। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। अगर कुछ यानी मैंने तेज़ी में बोला तो आप इसको पॉज करके भी दोबारा से लिख सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। इंट्रोडक्शन, अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस, ये इंट्रोडक्शन है, ये मैं आप लोगों को डिफ़ाइन कर देती हूँ। अ डेफ ओल्ड मैन सिट्स, ये सिस्ट लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, आप इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। अ डेफ ओल्ड मैन सिट्स अलोन एट नाइट इन अ कैफ़े. He was drunk as usual. The writers are chatting about the old man who tried to commit suicide last week. The young waiter has no idea why he wanted to kill himself despite having a plenty of money. अब देखो, वो आपस में जब डिस्कशन करते हैं, एक है जो गाइस, इसमें एक है यंग वेटर, एक है थोड़ा यानी मिडिल एज का वेटर, और एक है ओल्ड मैन, ठीक है। ये तीन पे जो कहानी है ना उनके इर्द गिर्द घूम रही है। असल में ये कहानी किस चीज़ की है? असल में ये कहानी है ज़िंदगी की डिफरेंट स्टेजेस की। एक इंसान जो कि यानी जिस तरह आप यंगस्टर हैं, ठीक है, उनको कितनी क्यूरियोसिटी होती है हर काम की, और वो हर काम को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। फिर इसी तरह जब एज हमारी 30 आई थिंक 40 to 50 कह लो आप, या 35 से मैक्सिमम 50 तक एज जो होती है, उसमें हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं रहती, ठीक है। जो हमारी माँ हैं और हमारे बाबा हैं, उनमें आप देखो कि वो इस तरह चीज़ों को परसीव नहीं करते जिस तरह यंगस्टर्स करते हैं। वो थोड़ा सा इजी हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, अच्छा देखा जाएगा, कुछ नहीं होता, इस तरह की बातें। लेकिन जो हम लोग यानी जो यंगस्टर होंगे, जो टीनेजर्स होंगे, उसमें कितनी क्यूरियोसिटी होगी, वो कहेंगे बस हर काम है और जल्दी जल्दी उनको मिची होती है, ठीक है। और ओल्ड मैन जो बिल्कुल यानी 60 से आप कह लो 70 तक, या 70 से अबव यानी 60 से अपवर्ड, ठीक है, उन बेचारों में तो बिल्कुल ही वो चीज़ जो है चिड़चिड़ापन और टेंशन और कम बोलना चालना और हर चीज़ पर चिढ़ना वगैरह। तो ये जो स्टेजेस है ना, उसने हमारे सामने पोर्ट्रे की हैं बड़े खूबसूरत अल्फाज में, और बहुत बहुत ही प्यारे तरीके से। मैंने अपनी जो वीडियो बनाई है ना, इस पर आप ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने पूरी शॉर्ट स्टोरी को पढ़ा है, क्योंकि ये इतनी लेंथी नहीं थी, शॉर्ट थी। तो मैंने लाइन टू लाइन टेक्स्ट इसका पढ़ाया और साथ साथ आप लोगों को मीनिंग यानी उर्दू में भी एक्सप्लेन किया है। आप वो ज़रूर देखना, क्योंकि उससे जो आप प्रॉपर चीज़ पढ़ते हो ना पूरा, जैसे अगर आपने पूरा नॉवल या ड्रामा पढ़ा हो तो आपको एक एक वर्ड का पता होता है, आपको पता होता है कि आरटीसी कहाँ से आया, किस टॉपिक पे बात हो रही थी, ठीक है। तो ये आप देखोगे ना, तो उस हिसाब से आप अपनी कोटेशंस भी उसमें से निकाल सकते हो। तो जो बात है असल में वो ज़िंदगी से रिलेटेड वो हमें बात करके समझाने की कोशिश कर रहा है कि असल में मामला है क्या। ज़िंदगी के डिफरेंट स्टेजेस हैं, और डिफरेंट स्टेजेस पे इंसान का जो सोचने का अंदाज़ होता है वो कैसा होता है।
Afterwards, in the cafe, both waiters are talking about the reasons that the old man last week hanged himself with a rope and that it was his knees that cut him down. The young waiter again states that the old man should go home because the young waiter, wants to go home to his wife. Furthermore, the young waiter cannot understand that both the old man and the old waiter like to stay in the cafe longer. He says he is lonely. I'm not lonely. I have a wife waiting in bed for me. The young waiter has no regard towards the old, as he describes the old man as a nasty thing. The older waiter tries to explain a few things to the younger waiter about the old man. अब ये इतना सा जो है इसका मैं आपको बता देती हूँ कि जो वो यंग वेटर है वो घर जाने की कोशिश कर रहा है जल्दी, क्योंकि उसकी बीवी जो है घर पे उसका इंतज़ार कर रही है और वो ये समझ नहीं पा रहा कि ओल्ड वेटर को क्यों इतनी देर तक उसकी जो है कैफ़े में बैठना अच्छा लगता है और देर तक शराब पीना अच्छा लगता है, जबकि वो उसको कहता है अपने जो उससे बड़ा जो वेटर है कहता है कि इसने यानी खुदकुशी क्यों की, हालांकि इसके पास इतना ढेर सारा पैसा भी था फिर भी उसने क्यों की। कहता है उसे नहीं पता कि उसने खुदकुशी क्यों की, क्योंकि जो थोड़ा सा यानी उससे उम्र में जो बड़ा है वेटर वो खुद भी एज के उस हिस्से में है कि उसको समझ आ रही है ओल्ड मैन की सिचुएशन। उसको यानी एक आप समझ लो यंगस्टर फिर बीच में, वही मैंने अभी आपको जो बताया, थोड़ी सी इस तरह की एज जिसमें आप थोड़े से लूज़ हो जाते हो, आपकी इतनी हर चीज़ से इतना लगाव नहीं रहता, और फिर एक बिल्कुल बूढ़ा आदमी। तो जो सेंटर में है ना वो सिचुएशन समझ रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसका भी करीब आने वाला है वक्त और वो भी उसकी भी ये हालत होगी, तो उसके जो जज्बात हैं उससे मिल रहे हैं, जबकि बिल्कुल जो यंग है उसके जज्बात इन दोनों से नहीं मिल रहे कि भाई इन्हें मसला क्या है। ठीक है, और both waiters are pulling the shutters. Only this time they are talking about being lonely, feeling fear about going home before usual hours. The older waiter has the same fear as the older waiter says, no, I have never had confidence and I am not young. I am of these who like to stay late at the cafe. अभी देखो यहाँ वो है, इस चीज़ को वो यानी मानता है कि वो कहता है कि मैं यंग नहीं हूँ इसीलिए मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। जब इंसान यंग होता है ना तो बात और होती है, उसमें हर चीज़ का पैशन होता है और वो हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से परसीव करता है एक पॉजिटिव वे में। फिर जो उम्र ढलती है तो इंसान की वो सारी जो चीज़ें होती हैं, वो जो सारी ख्वाहिशात होती हैं वो ढलना शुरू हो जाती हैं, उसकी जो क्यूरियोसिटी होती है उसमें भी कमी आ जाती है। वो कहते हैं ना, और यहाँ तक के लोग भी कंडेम करते हैं। अब वो कोई बूढ़ी औरत है, जब वो कुछ फैशन करेगी या कुछ यानी थोड़े से ज़रा रेड कलर के या इस तरह के कपड़े पहनेगी तो फिर लोग उसको कहेंगे कि ये देखो ये बूढ़ी है, इसको बूढ़े होते हुए भी शर्म नहीं आती इस तरह के काम की। तो हमारी जो सोसाइटी है ना वही हम लोगों को बर्दाश्त नहीं करती, वही हम लोगों को कह कह के मार देती है। तो ये सारी जो सिचुएशन है ना ये इन चीज़ों की वजह से, ऐसे इंसानों की वजह से क्रिएट होती है जो यानी बर्दाश्त नहीं करते। उम्र का कोई भी हिस्सा होगा इस आपको फ्रीडम होना चाहिए, आपको आज़ादी होनी चाहिए कि आप जिस तरह मर्ज़ी उसको गुजारो। जब ये चीज़ें नहीं मिलती ना एक इंसान को, एक ये भी थीम दिखाई गई है कि उसकी बीवी नहीं है, ठीक है, ओल्ड मैन की, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तन्हा महसूस करता है और उस बेचारे को अपनी ज़िंदगी से कोई लगाव नहीं है, इसीलिए भी उसने मरने की कोशिश की है। ठीक है, उसके यानी वो अपना एग्रेशन कहाँ निकाले, वो अपनी जो फीलिंग्स हैं किसके साथ शेयर करे। जब इंसान अपने अंदर दबा के रखता है चीज़ों को तभी फिर इस तरह के काम होते हैं और फिर तभी सुसाइड करता है वो। और yes, wish all those who do not want to go to bed with all those who need a lighter for the night. The young waiter seems not to comprehend the idea of a well lighted and clean place where the old man can escape from loneliness. ठीक है, loneliness की थीम आ गई। अब जो क्लीन वेल लाइटेड प्लेस है ना ये एक सिम्बॉलिक टाइटल है, इसके पीछे मतलब ये है कि हर इंसान को किसी ऐसी जगह की तलाश होती है जो साफ़ सुथरी और चमकदार हो, जहाँ उसको, अब अगर आप देखो ना साइकोलॉजिकली भी इसकी एक बैकग्राउंड बनती है कि जब इंसान टेंशन में होता है ना, मैं हमेशा आप लोगों को ऐसी मिसालें देती हूँ जिससे आपको बात ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अब जो वुमेंस हैं, ठीक है, वुमेन हैं, वो घर में जो औरतें वगैरह, अगर घर साफ़ सुथरा हो तो उनको मेंटली सेटिस्फेक्शन रहती है, ठीक है, कि घर साफ़ सुथरा है और काम का कम बर्डन है उनके ऊपर। और इसी तरह जब घर गंदा हो तो वो बच्चों पे भी चीख रही होती हैं, वो यानी ख़ुद भी डिस्टर्ब होती हैं, घर भी गंदा होता है। इसी तरह जब
साफ़ सुथरी जगह पे आप बैठते हो या साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट आपको मिलता है तो आपको वैसे ही हेल्दी फील होता है, आप लोगों को अच्छे अंदर से अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो जो ओल्ड मैन है वो इतना परेशान है, जब वो इस जगह पे आके सुकून से जब वो शराब पीता है तो उसको बड़ा अच्छा फील होता है, ठीक है। इसीलिए वो पसंद करता है देर तक वहाँ बैठना, और उसको फील होता है कि उसको अच्छा फील होता है, जिसकी वजह से वो ये काम करता है। अब आ जाता है वेल लाइटेड इज़ अ कंट्रास्ट विद द डार्कनेस ऑफ डेथ एंड बैड थॉट्स। और जो यानी वेल लाइटेड है, ये जो वर्ड है इसका कंट्रास्ट निकलता है डार्कनेस और डेथ के साथ, ठीक है। जिस तरह कंपैरिजन करते हैं ना दो चीज़ों का, मैंने आपको पीछे शॉर्ट स्टोरी का कोई लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा कि वो पर्टिकुलर क्या लेक्चर था, जिसमें हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं, ठीक है जी। वो मैंने कैथरीन विल्से का आप लोगों को एक लेक्चर दिया था, क्रिटिकल प्रैक्टिस, उसमें था बाइनरी ऑपोजिशन, यानी ये एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी थ्योरी है जिसमें आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हो। अगर जो डेथ पे बात हो रही है तो आप देखोगे कि उसके ऑपोजिट में क्या आता है, ठीक है। डेथ के ऑपोजिट में क्या आता है, लाइफ। तो आप डेथ के साथ लाइफ को सिमुलेट कर करके अपने आंसर का अपने क्वेश्चन का आंसर दोगे, ठीक है। और द डार्कनेस मस्ट बी अवॉइडेड बिकॉज इन द डार्कनेस एवरीथिंग इज़ नडा। अब ये जो नडा वर्ड है ना, इस पे पूरा 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। नडा का मतलब है नथिंग, ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिज्म और एथिस्टिक अप्रोच, और यानी वो कहता है कि कुछ भी नहीं है। द ओल्डर वेटर से ये अभी आगे भी आएगा तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। द ओल्डर वेटर स्टेज बिकॉज समवन नीड्स अ लाइट कैफ़े इन द नाइट, क्योंकि वो उसका दिल करता है कि रात में कोई ऐसा, जब रात होती है ना तो इंसान को लॉन्लीनेस ज़्यादा फील होती है दिन की रोशनी में, और फिर भी किसी ना किसी को देखकर आपको इतना फील नहीं होता, लेकिन जो ही रात होती है तो वो जो चीज़ें हैं आपको ज़्यादा परेशान करती हैं, जो आपकी थॉट्स हैं, आपकी इनर फीलिंग्स हैं, वो ज़्यादा उमड़ के बाहर आती हैं, जिसकी वजह से आपको टेंशन होती है, ठीक है। तो इसलिए उसको रात को, यानी रात से दिल घबराता है उसका, और उसको रात को छुपाने के लिए जो है ऐसी जगह पे चाहिए, ऐसी जगह चाहिए जो साफ़ सुथरी भी हो और वो लाइटेड भी हो, उसको ऐसे लगे ही ना कि उसकी ज़िंदगी में कहीं अंधेरा है। The young waiter leaves the scene, and after a good night, the older waiter began to monologue in which Nada replaced words in the Lord Prayer and the first line in the Hail Mary Prayer, ठीक है। अब जो यानी नडा का जो वर्ड है ना, वो यंग वेटर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करता है स्टोरी में। तो ये तकरीबन स्टोरी का जब एंड हो रहा होता है ना, क्योंकि मैंने पढ़ाई है आप लोगों को, मुझे याद आ रहा है, जब स्टोरी का जब एंड होता है तो ये नडा का जो लफ्ज़ है ये बार बार आता है। आर नडा हु आर्ट इज़ नडा, ठीक है, गौर से सुनिएगा। अब आर नडा हु आर्ट इज़ नडा, नडा बी दाई नेम, दाई किंगडम नडा, दे विल बी नडा। नडा एक्चुअली जो है ना मेरे ख्याल से फ्रांस वर्ड है, और ये जो इसका मतलब है नथिंग। वो अब ज़िंदगी से पूरी तरह से वो कह रहा है, क्योंकि वो भी ज़िंदगी के स्टेज में है कि कॉन्फिडेंस उसका खो चुका है, उसका यानी जो जवानी थी वो उसे खो चुकी है, और आने वाला जो उसका टाइम है वो भी एक ओल्ड मैन की तरह है। तो वो कह रहा है ज़िंदगी क्या है, कुछ भी नहीं, हम लोग इतना सब कुछ करते हैं, अब यानी अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और सुबह होती है शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है, काम इसी तरह चलते रहते हैं और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आता, ठीक है। नडा पे आप लोग इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो ना, आप अपनी ज़िंदगी पे ही अगर नज़र दौड़ाओ, अपने बूढ़ों पे, अपने माँ बाप पे, तो देखो उनकी ज़िंदगी आप लोगों से शुरू होती है, आप ही पे ख़त्म हो जाती है। माँ बाप जो हैं काम करते रहते हैं अपने बच्चों के लिए, और जब उनके बच्चों की शादियां होती हैं वो भी काम करते रहते हैं अपने बच्चों के लिए। ये इसी तरह जो है जनरेशन टू जनरेशन काम चलता ही जा रहा है, किसी के हाथ कुछ नहीं आया। ये है नडा आपके हाथ में, यानी जो जिनकी बड़ी बड़ी वो थी, जिनके यानी जो किंग्स रह चुके हैं, जो प्रिंस रह चुके हैं, उन्होंने भी एंड पे मरना ही है ना। जितनी मर्जी आपको आसाइशें मिल जाएं, एंड पे कुछ भी नहीं है आपके हाथ में, आपने खाली हाथ इस दुनिया से जाना है। और जितनी मर्जी आप फेमस हो जाओ, आप जितने मर्जी बड़े स्टार बन जाओ, वो भी तब भी आपने मरना ही है एंड पे। हर एक का जो है आखिर वो मरना ही है। इसीलिए इंसान के लिए अल्लाह पाक ने यही चीज़ कही है कि आखिर वक्त से पहले जो है अपनी आखिरत का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। ऐसे काम कीजिए, ऐसे अच्छे काम कीजिए कि जाने के बाद आपको लोग अच्छे अल्फाज में याद करें। तो किंगडम नडा दाई विल बी नडा इन नडा एज इट इज़ इन नडा। यही जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो यही बता रहा है। गिव अस दिस नडा आर डेली नडा एंड नडा अस आर नडा एज वी नडा आर नडाज एंड नडा
अस नॉट इनटू नडा बट डिलीवर अस फ्रॉम नडा। वो कहता है हमारी ज़िंदगी इसी तरह नथिंग के इर्द गिर्द घूम रही है। हम लोग करते हैं जो रोज़ काम करते हैं वो भी एंड हो जाता है, और फिर इसी तरह जो हम खुद भी कुछ भी नहीं है, हम लोग जो डिलीवर करते हैं वो भी कुछ भी नहीं है। और हेल नथिंग फुल ऑफ नथिंग, नथिंग इज़ विद दाई। दाई का मतलब होता है यानी आपके साथ, तुम्हारे साथ भी कुछ नहीं है, मेरे साथ भी कुछ नहीं है, बस जो कुछ भी नहीं है। ये ज़िंदगी एक पल में शुरू होती है, एक पल में ख़त्म हो जाती है। हमारी सारी ख्वाहिशें और जितना भी यानी हम लोग काम करते हैं सब उसका एंड पे जो है कुछ भी नहीं है। विच ही थिंक्स नीड्स क्लीनिंग, व्हाट्स योर। अब यानी वो जब निकलता है ना सब कुछ करने के बाद, तो फिर वो रास्ते में अपने आप से ही ना ये बातें कर रहा होता है जो ओल्ड वेटर होता है। व्हाट्स योर आस्क द बारमैन। अब वो थोड़ी देर के लिए जहाँ रुकता है ना किसी और बार पे रुकता है, तो वो जो बारमैन है वो उसे पूछना चाह रहा है कि आपको कुछ चाहिए, यानी कुछ उससे पूछ रहा है कि ड्रिंक आपको कुछ चाहिए। व्हाट्स योर ड्रिंक। वो आगे से कहता है नडा, कहता है नथिंग। तो फिर वो खुद ही कहता है कि ये फिर यानी ऑट्रोलोकोमास, ये उन्हीं की किसी लैंग्वेज में ये वर्ड है जिसका मतलब है अनदर क्रेजी पर्सन। क्योंकि बार पे ज़ाहिर बात है कोई ऐसा आदमी तो नहीं ना जाएगा जो बिल्कुल वो हो बड़ा रेशनल पर्सन हो। इसी तरह ही वो बेचारे जो होते हैं शराबी किस्म के लोग वही जाते हैं। तो वो कहता है कि जो भी एक अभी जाता है शराबी, दूसरा शराबी आ जाता है, तो वो कहता है एक और शराबी इंसान, अनदर क्रेजी पर्सन, सेड द बारमैन एंड टर्न्ड अवे। और यानी बारमैन कहता है द वेटर देन फाइनली ऑर्डर्स अ लिटिल कॉफ़ी। और जो है वो आखिरकार एक कॉफ़ी का ही ऑर्डर दे देता है और कॉफ़ी पी के चलता बनता है। फिर आगे वो अपने आप से कहता है द स्टोरी एंड्स विद दीज वर्ड्स। अब यानी वो इसका ओल्ड वेटर का यहाँ जो है काम ख़त्म हो जाता है। अब जो राइटर है ना वो ख़ुद हमें ये 3-4 लाइनें बोल रहा है। वो कह रहा है कि नाउ विदाउट थिंकिंग फर्दर ही वुड गो होम टू हिज रूम, ही वुड लाई इन द बेड एंड फाइनली विद डे लाइट ही वुड गो टू स्लीप। आफ्टर ऑल ही सेड टू हिमसेल्फ इट्स प्रोबेबली ओनली इंसोमिनिया, मैनी मस्ट हैव इट। मैं आपको इंसोमिनिया की भी बताती हूँ, पहले मुझे ऊपर से एक्सप्लेन करने दें। नाउ विदाउट थिंकिंग फर्दर, अब वो ज़्यादा कुछ सोचने से पहले ही वुड गो होम टू हिज रूम, अपने कमरे में जाएगा। ही वुड लाई इन द बेड एंड फाइनली, अपने बेड पे लेटेगा और आखिरकार विद डे लाइट, यानी ये जो है ना डे लाइट का वर्ड बड़ा सिम्बॉलिक वर्ड है, यानी उसको सोते सोते भी सुबह का दिन चढ़ जाएगा। वो बेचारे की उसको नींद ही नहीं आएगी, उसके अंदर इतनी थॉट्स, कुछ अजीब सी फीलिंग्स वगैरह हैं, इसी तरह जिस तरह ओल्ड मैन के दिल में आ रही हैं। तो इसीलिए उसको सिंपैथी फील करता है वो ओल्ड मैन के लिए, क्योंकि उसकी अपनी भी फीलिंग्स उससे मिलती जुलती हैं। ठीक है। और यहाँ एक और बात है, जब आपकी फीलिंग किसी दूसरे इंसान से मिलती है ना तो आपको उस पर तरस आता है, आप उसकी फीलिंग को समझते हो। जब आपकी अपनी फीलिंग्स उस इंसान से नहीं मिलती ना तो आप कभी भी उस पर रहम नहीं खाते, आपको कुछ यानी उसकी बात समझ ही नहीं आपको आएगी। जैसे हमारे माँ बाप हमें बातों को समझाते हैं, हमें एलाबोरेट करते हैं कि भाई ऐसा करो ऐसा ना करो, हमें बिल्कुल समझ नहीं आती क्योंकि हम अपनी ही दुनिया में मस्त होते हैं। लेकिन जब हम उनकी जगह पे जाते हैं, जब हम उनकी एज में जाकर पहुँचते हैं, फिर हमें पता लगता है कि हाँ मम्मा बिल्कुल ठीक कहती थी, बाबा बिल्कुल ठीक कहते थे, हमें उनकी बात सुननी चाहिए थी या समझनी चाहिए थी। तो ये आप चाहो भी तो नहीं समझ सकते, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है ना, जो लाइफ का एक टाइम होता है, आपको उसी पे आके वो बातें समझ आती हैं। जिस तरह जो हमारा यंग वेटर है उसको बिल्कुल इन दोनों की बातें समझ नहीं आ रही थी। वो उल्टा कहता है कि जो ओल्ड मैन है वो तो नेस्टी थिंग है, ये तो यानी उसको घिन आती है कि ओल्ड होने से भी। तो जब वो पहुंचेगा इसकी उम्र पे, जो हमारा है ओल्ड वेटर जब इसकी उम्र पे पहुंचेगा फिर उसको समझ आना शुरू होगी कि हाँ भाई मैंने भी बूढ़ा होना है, मुझे भी मौत आनी है। तो उसको भी फिर जो सारी सिचुएशन है समझ आने लगेगी। ठीक है। और अब वो कहता है आफ्टर ऑल ही सेड टू हिमसेल्फ इट्स प्रोबेबली ओनली इंसोमिनिया। अब वो कहता है अपने ही आप से कि शायद ये इंसोमिनिया की वजह से, इंसोमिनिया कहते हैं कि नींद ना आना, और नींद की वजह से यानी गनूदगी में कुछ ऐसी और कुछ ऐसे ख्याल और कुछ ऐसी बातें आना जो बड़ी अजीबो गरीब हों और जिनका यानी ना सुनना बड़ा अजीब सा स्ट्रेंज सा लगे। ठीक है। तो वो कह रहा है कि शायद ये मैं अपने आप से ऐसी बातें कर रहा हूँ, शायद ये मुझे इंसोमिनिया है या नींद की वजह से ऐसा हो रहा है कि मैं अपने आप से ऐसी बातें कर रहा हूँ। यानी इंसान किसी की सिचुएशन को सीरियस लेता ही नहीं है, अगर वो सीरियस हो भी तो उसको सीरियस नहीं लगती। अब जो ओल्ड मैन है हालांकि इसको उसकी बात समझ आ रही है, सॉरी जो ओल्ड वेटर है ओल्ड मैन की बात समझ रहा है, उसकी फीलिंग्स को सारा उसको पता लग रहा है कि वो क्या सोच रहा है, ये क्यों उदास है। फिर भी वो कह रहा है मैं इतनी पागलों वाली बातें क्यों सोच रहा हूँ, शायद मुझे नींद का मसला है, इस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई, शायद इस वजह से मैं ऐसा सोच रहा हूँ। ठीक है।
Hemingway contrasts light and shadow, differentiate the old man and the young people around him, and uses the difference of the old man as a symbol for his separation from the rest of the world. In a clean, well-lighted place, Hemingway uses the waiters to judge the old man. अब मैंने ये आपको बताया ना कि ओल्ड मैन को जज करने के लिए वो दो लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, अर्नेस्ट हेमिंगवे, एक ओल्ड वेटर का और एक यंग वेटर का. उसने ये यंग वेटर और ओल्ड वेटर का वर्ड क्यों यूज़ किया है? सिर्फ इसी वजह से कि आप लोगों को बताया जा सके कि ओल्ड वेटर ओल्ड मैन की ओल्ड वेटर ओल्ड मैन की जो है यानी फीलिंग उसको कैसे परसीव करता है और जो यंग वेटर है वो उसको कैसे परसीव करता है. ठीक है, एक ये अपने जहन में रखिए. और दूसरा जो उसने सिंबल यूज़ किया ना, क्लीन वेल लाइटेड प्लेस, ये जो वर्ड है उसने किसके कंट्रास्ट में यूज़ किया है? लॉनलीनेस के और डार्कनेस के, और यानी और दिखाया गया है कि ओल्ड मैन जो है वो डेफ है. ये इसलिए सिंबॉलिक वर्ड है डेफ ओल्ड मैन क्योंकि उसकी ज़िंदगी का इस शोर भरी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है. वो अपने आप को बिल्कुल अलहदा कर चुका है इस दुनिया से, इसीलिए उसको लॉनलीनेस फील हो रही है. ठीक है गाइस, अब कैरेक्टर लिस्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं लेक्चर एंड करती हूँ क्योंकि समरी जो है वो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तकरीबन घंटे से ऊपर चला जाएगा. फटाफट कैरेक्टर लिस्ट देख लेते हैं और उसके बाद फिर मैं एक और लेक्चर अपलोड करूँगी समरी पे. ठीक है, you can also comment me guys if you have any problem regarding short stories. I'll definitely help you out. Let's start. The old man, the old waiter and young waiter. First we will discuss the old man. A deaf man who likes to drink at the cafe late into the night. The old man likes the shadows of the leaves on the well-lit cafe terrace. He has a lot of money and his niece takes care of him. He often gets drunk at the cafe and leaves without paying. अब leave without paying का मतलब है कि वो इतनी ज़्यादा शराब पीता है कि उसको होश ही नहीं रहती है कि मैंने यानी पैसे भी देने हैं कि नहीं. इसीलिए जो वो यंग वेटर है ना, मैं आपको बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि मेरा प्रीवियस लेक्चर सुने जो मैंने तकरीबन मेरे ख्याल से 2 माह पहले अपलोड किया था. उसमें मैंने लाइन टू लाइन इसका तर्जुमा किया, पूरी शॉर्ट स्टोरी आपको पढ़ाई है. फिर जितनी अच्छी आपको उससे समझ आएगी ना, समरी से भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि जब आप यानी एक प्रॉपर काम पढ़ोगे और एक उसको समराइज़ किया हुआ पढ़ोगे तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. जब आप वो मेरा लेक्चर सुनोगे ना तो आपको एक एक लाइन समझ आ जाएगी जो मैं अभी आपको समझाना चाह रही हूँ. अगर तो आप पहले ये लेक्चर सुनते हो तो उसे ज़रूर सुनो, अगर पहले उसे सुनते हो तो फिर इसको सुनना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. तो जो है वो यानी वो ओल्ड मैन जो है वो जब शराब पीता है उसको पत्तों की हल्की सी सरसराहट और शैडो जो है अच्छा लगता है, क्योंकि वो ज़िंदगी की उस एज पे है जब उसे खामोशी और शोरो गुल नहीं अच्छा लगता, और उसको साफ़ सुथरी जगह और रोशनी अच्छी लगती है, क्योंकि उसको अंधेरे से डर लगता है. अंधेरा जो है उसको अपनी यानी जो उसकी इनर थॉट्स हैं और जो उसके इमोशंस हैं उनको लेकर वो अंधेरे को पसंद नहीं करता. और ही ऑफन गेट्स ड्रंक, ये मैंने भी आपको बता दिया. द ओल्ड वेटर, a compassionate man who understands why the old man may want to stay late at the cafe. The older waiter enjoys staying late at cafes as well. He thinks it is very important for a cafe to be clean and well lit, and he sees the cafe as a refuge for despair. Rather than admit that he is lonely, he tells himself that he has insomnia. अब जो ओल्ड वेटर है, ठीक है, ओल्ड वेटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है सारी फीलिंग्स को, सारे इमोशंस को, सारी इनर थॉट्स को, किसकी? ओल्ड मैन की, क्योंकि वो भी ज़िंदगी के इस एज पे है जिससे उसको भी बूढ़ा होने में कुछ बस साल ही लगेंगे. तो वो उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा है, और वो इस फीलिंग को समझता है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जो यानी एंग्जाइटी है और उसकी जो फीलिंग्स हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं यंगस्टर से, और वो चाहता है कि उसे ऐसी जगह मिले जो साफ़ सुथरी हो और वेल लाइटेड हो, जिसकी वजह से वो सुकून उसे महसूस हो, मेंटली सेटिस्फेक्शन उसको फ़ील हो और उसको अच्छा लगे. ठीक है, और इसीलिए वो चाहता है कैफ़े को साफ़ सुथरा रखना और लेट नाइट कैफ़े खुला रखता है ताकि इस तरह के लोग, ओल्ड मैन जैसे लोग आकर वहाँ कुछ देर आराम और सुकून से बैठ सकें. rather than admit that he is lonely, he tells himself that he has insomnia. इसकी बजाय कि वो ख़ुद को बताए कि वो भी अकेला है, वो अपने आप को इस तरह यानी सहारा देता है, अपने ही आप को इस तरह वो थोड़ा सा करता है, तसल्ली देता है, कंसोल करता है कि भाई मुझे ना शायद मैं नींद की वजह से ऐसे ख्याल आ रहे हैं, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है. क्योंकि इंसोमिनिया के वर्ड से पहले वो नडा का वर्ड बहुत दफ़ा इस्तेमाल करता है, और वो अपने आप में यानी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और लॉनलीनेस फ़ील
करता है, जिसकी वजह से वो ये वर्ड यूज़ करता है कि शायद मैं इस तरह की फ़जूल बातें कर रहा हूँ, शायद नींद की कमी की वजह से। ठीक है, अब आ जाता है द यंगर वेटर। An impatient young man who cares only about getting home to his wife, the younger waiter is usually irritated with the old man because he must stay late and serve him drink. He doesn't seem to care why the old man stays so long. He only concern is leaving as quickly as possible. ये अब जितने भी बच्चे हैं ना, तकरीबन चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हों, चाहे वो यानी जॉब कर रहे हों, उनका यही काम है, क्योंकि एज ऐसी होती है ना आपको। अब वो दिखा रहे हैं कि वो अभी न्यूली मैरिड है और उसकी जो वाइफ है वो उसका घर इंतज़ार कर रही है। तो इसी तरह ही होता है ना कि वो जल्दी जल्दी अपना काम वाइंड अप करेगा और कहेगा कि भाई मैं अपनी वाइफ के पास जाऊँ, और वो उसको अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि तुम्हें मर ही जाना चाहिए था। उसको ओल्ड मैन को उसको जब पता लगता है ना कैसे सुसाइड करने की कोशिश की थी, जब यंग वेटर को पता लगता है, तो वो उसके पास जाके जब बार बार वो उसको ना ब्रांडी मांगता है, उसे कहता है अनदर ब्रांडी, यानी फटाफट पी के फिर मांगता है। तो ये तंग आ जाता है कि यार मैं क्यों तुम्हें दूँ। फिर इसका वो क्या करता है, इसका कप पूरा भर देता है ब्रांडी से, वो यहाँ तक कि वो नीचे गिरने सॉसर में आ जाती है, गिर जाती, यानी बिल्कुल ओवरफ्लो हो जाती है। ठीक है, तो ये उसको कहता है, उसको ना साथ साथ उसको कहता है तुम्हें मर ही जाना चाहिए था, यू शुड रादर डाई। तो वो बेचारा कुछ बोलता ही नहीं है, सिर्फ उसकी तरफ गौर से देखता है। और शायद मुझे तो एक और थीम इसकी लगती है, शायद वो डेफ़ है नहीं, लेकिन वो डेफ़ बनने की एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि वो बोलना ही नहीं चाहता किसी से। वो इतना, जब इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है ना, तो वो चुप कर जाता है। कहते हैं ना जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो घट जाता है। तो यानी मैं ये बताना आपको चाह रही हूँ कि वो बिल्कुल बेचारा खामोश ही हो जाता है, कुछ बोलता ही नहीं है, क्योंकि जिस अंदाज से वो उसको देखता है ना, इस अंदाज से पता लगता है कि समझ उसे सारी आ रही होती है, या उसको लिपसिंग से समझ आ रही होती है कि दूसरा इंसान क्या कह रहा है, लेकिन वो बिल्कुल चुप रहता है, कुछ आगे से रिस्पॉन्स नहीं देता। तो जो यंगर वेटर है उसकी मिसाल हमारी न्यू जनरेशन है। ठीक है, जो कि बहुत हैस्टी है और हर चीज़ को जल्दी जल्दी करना चाहती है, और उनके अंदर कोई आराम सुकून है नहीं, और हर काम को जल्दी में करना, और ये सोचे बगैर कि यानी उसके क्या रिज़ल्ट्स निकलेंगे। तो ये गाइस जो थी सारी शॉर्ट स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, कैरेक्टर लिस्ट डिस्कस की। अब नेक्स्ट हम लोग इसको समराइज़ करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लिटरेरी बर्ड्स in order to get more interesting videos. Thank you guys once again.